प्रभावित हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे, सब्सक्राइब स्पेशली कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगी नहीं। यूट्यूब समुद्र है, खो जाएंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। पहला सवाल पोल में जवाब देंगे आप, है ना। देखिएगा, डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी विकास जो है वो किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट्स पर्सनल फैक्टर्स, यानी विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक। पर्सनल फैक्टर होते हैं एक और दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, दोनों को प्रभावित करते ही हैं। पर्सनल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे उसकी एज, उसका इंटेलिजेंस का लेवल, है ना, उसकी मेच्योरिटी का लेवल, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। ये पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे से जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैसी एजुकेशन मिल रही है। ठीक, तो बिल्कुल पर्सनल फैक्टर्स जो है प्रभावित करेंगे कि किस एज में आप, क्या आपके सामने चीजें आ रही हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या आप कर रहे हैं। पर्सनल फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, इन्फ्लुएंस होगा, आपका जो विकास है प्रभावित होगा। स्कूल क्लाइमेट, यानी स्कूली माहौल कैसा है, क्या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिल रहा है आपको। कॉन्ड्यूसिव होता है, हम कहते हैं सुगम वातावरण, जिसमें आप कुछ बेहतर सीख पाए, फल फूल पाए, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट है जहां आपको समृद्ध वातावरण मिल रहा है बेसिकली। अगर नहीं मिल रहा तो ये नेगेटिवली प्रभावित करेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। अब वो प्रभावित करना नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल पर्सनल फैक्टर्स पॉजिटिवली भी, अगर एज के अकॉर्डिंग सिलेबस या चीजें हो रही हैं जीवन में, तो वो एक तरह से पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगा। अगर स्कूल क्लाइमेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। यानी इन्फ्लुएंस जो है, प्रभावित करना जो है, वो नेगेटिव हो जाएगा बजाय कि पॉजिटिव होने के। तो दोनों ही तरह से प्रभावित किया जा सकता है। स्कूल क्लाइमेट भी प्रभावित करेगा, है ना। आपका स्कूल ऐसी जगह है जहां शोर ही आता रहता है हर टाइम, आप टीचर की आवाज नहीं सुन पाते, तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। सोशल फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस, जिस समाज और जिस परिवार से आप आ रहे हैं, तो सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों से भी आपके विकास पे प्रभाव पड़ता है। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया नेहा। तो ये तीनों ही बातें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति के विकास को भी और ऑफ कोर्स उसके सीखने को भी। तो तीनों ही सही हो गए, किसी को भी नेगेटिव नहीं मान सकते, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है, जो कि 86% लोग दे भी पा रहे हैं जवाब। ठीक है, इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिर्फ एक क्यों, जब दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो फिर दो क्यों, तीनों सही होने चाहिए। तो डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है असर्शन, यानी एक कथन है और उसका रीजन यानी कारक दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस खूब आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन में भी इस बार आ सकते हैं क्योंकि ये नए तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बचपन में या बाल्यावस्था में सकारात्मक अनुभव बच्चे को दे सके। क्योंकि आपके सिगमंड फ्रॉइड भी कहते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि जो बच्चे के या व्यक्ति के बचपन के अनुभव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं आगे आने वाले जीवन की। तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल अगर बचपन सुहाना होगा या अच्छा होगा तो बच्चे की जो लर्निंग है और पेरेंट्स और टीचर्स का उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को बिना मतलब बुली ना करें, उसकी सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव ना डालें बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दें, ये सारे काम, मतलब एक अच्छा अनुभव हो उसको बचपन का। बात तो सही है, बट हमारे जैसे विकासशील देश में या इवन दुनिया में भी बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन, ठीक है, सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होते नहीं है, बट कोशिश करनी है, ये बात सही है। रीजन क्या है, कारण क्या है? चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। वही जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था कब से कब तक हम मान रहे हैं? 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष है आपकी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, उत्तर और पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसका रीजन ये है कि जो बाल्यावस्था है वो विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, एक सेंसिटिव पीरियड है, एक क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो जब एक सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, और स्पेशली किसके लिए? संज्ञानात्मक, यानी हमारे दिमाग के विकास के लिए। वो बॉर्नवीटा का एड सुना होगा ना, बच्चे के 90% दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। मतलब जो हमारा संज्ञान है, कॉग्निटिव, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब पे, यानी हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट जो है बहुत क्रूशियल टाइम है बाल्यावस्था उसके लिए। इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हमारे इमोशंस, अगर हमने बचपन में बहुत मारपीट या बहुत ही सेक्सुअल अब्यूज किसी ने देखा है या कुछ, और आप युद्ध वाली जगह पे रह रहे थे, मान लीजिए इस समय पे आप सीरिया में हैं, और जो लोग आप बाद में उनकी कहानियां सुनेंगे बड़े होकर उन बच्चों की, तो आपको एक अलग इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारा संज्ञान है, जो हमारे संवेग है, हमारे इमोशंस हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है बाल्यावस्था उन दोनों के लिए ही, कि उनका ठीक से विकास हो, बैलेंस्ड हो पाए चीजें। दोनों ही बातें सही है। 92% लोग सही जवाब भी दे पा रहे हैं, तो आपका वैसे भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला जो है
जवाब रहता है कि कुछ समझ ना आए तो बोथ ए एंड आर ट्रू कर दो, बट सारे क्वेश्चंस में ये लागू नहीं होता, तो ध्यान से करना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी मणिपुर में है कोई, तो सिचुएशंस क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोथ है ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ध्यान से पढ़ लेना, अगर यहाँ आई एन इन लिखा होता और ये इनकरेक्ट हो जाता तो जवाब तुरंत बदल जाता, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे बोले तो 3 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही नहीं है नहीं लिखा है, सही है, पढ़ के समझना जरूरी है, आधा काम वहीं खत्म है। स्कूल प्राइमरी एजेंसी होता है, स्कूल तो सेकेंडरी एजेंसी होता है, गलत हो गया। फैमिली इज दी प्राइमरी एजेंसी, हाँ बिल्कुल, जब छोटे बच्चे हैं और सबसे पहले जो है प्रमुख कह लीजिए, या हम कहेंगे प्राथमिक संस्था जो है, पहली संस्था कि आप दुनिया की समझ, दुनिया में कैसे रहते हैं, उसको सामाजिकरण कहते हैं। दुनिया के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखना, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में है कि मनुष्य एक सामाजिक बीइंग प्रॉपर बन पाता है। तो ये क्या है, फैमिली इसमें प्राइमरी रोल या प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक वाहक है सामाजिकरण की, बात ठीक है। पीयर ग्रुप इज दी प्राइमरी एजेंसी, देखिए परिवार के बाद है जो भी है, फिर स्कूल सेकेंडरी है, नेबरहुड भी अगर स्कूल के साथ आ रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा। प्रिंट मीडिया इज दी प्राइमरी, नहीं भाई सेकेंडरी होगा प्रिंट मीडिया, तो फैमिली प्राइमरी होती है, बाकी सब साइड में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब सही दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि बस मुश्किल क्वेश्चन या बस आसान क्वेश्चन, ना पेपर में ऐसा कभी होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि इजी लगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी होती है तो हमें आसान लगती है चीजें। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do children begin to understand that objects do not cease to exist when they are out of sight? यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी पिताजी अगर शहर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी टाटा बाय बाय फिनिश, या है ही नहीं दुनिया में, है ना, समझ पा रहे हैं ना बात को। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई खिलौना है, अगर वो आंखों के सामने नहीं है तो ऐसा नहीं है वो खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता, या मम्मी अभी कुछ देर के लिए बाहर गई है तो मम्मी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। आपको पता है जब इसका लैक पूछे, यानी इस चीज की कमी कब होती है, तब भी सेम आंसर है, और जब ये अचीव हो जाता है तब भी सेम आंसर है। आंसर क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। पता नहीं आप लोग इसमें क्यों गलती करते हैं, ये हर साल सवाल आता है और हर साल मैं देखती हूं कि लोग गड़बड़ करते हैं। बी ऑप्शन क्यों लग रहा है आपको, भाई अचीवमेंट भी इसी स्टेज में है। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट हो गया बच्चे के दिमाग में, यानी उसको पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट है, मतलब मेरे सामने नहीं है तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है ना। तो शुरुआत में जब 8 महीने तक लगभग ये चीज नहीं पता होगी बच्चे को, कोई चीज उसके सामने नहीं है, वो उसके बारे में या उसके लिए नहीं रोएगा, उसको लगेगा खत्म, सामने नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। लेकिन 8 महीने के बाद ये चीज अचीव होनी शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंत तक आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस पूरी तरह से आ चुकी होती है। चलती रहती है आगे प्रक्रिया, लेकिन यही वो स्टेज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव भी होती है और लैक भी होती है। अगर पूछे वस्तु स्थायित्व के गुण की कमी, तब भी जन्म से 2 वर्ष ही आंसर है, और वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है तब भी यही आंसर है, क्योंकि इसी स्टेज के अंत तक आते आते ये गुण आ जाता है और इसी स्टेज की शुरुआत में इसकी कमी होती है। तो कृपा करके प्री ऑपरेशनल स्टेज इसमें ना लगाएं जब भी बात किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की हो रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का कोई नाता है ही नहीं, 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF आपको याद रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आज थोड़ा स्पीड में जवाब देने, फटाफट से पोल आएगा और फटाफट से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ चाइल्ड प्लेइंग विद पेबल्स, यानी एक बच्चा है जो वो पिट्ठू नहीं होते, कंकड़ों से खेल रहा है, पिट्ठू से खेल रहा है, ठीक, डिस्कवर्स दैट 2 सेट्स ऑफ 2 पेबल्स ईच एड अप टू अ टोटल ऑफ 4। दिस एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट टर्म्ड एज, यानी एक बच्चा है जो कंकड़ों से खेलते हुए या पिट्ठू से खेलते हुए, सबने खेला है बचपन में, एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। यानी जब मेरे पास 2 पिट्ठू हैं यहां रखे हुए, 2 हैं यहां, ऐसे ही करते थे ना उछाल के, बड़ा खेलने में मजा आता था। तो अगर हम बात करते हैं तो इस 2 के सेट को और इस 2 के सेट को अगर हाथ में उछाल के 2 आ गए और फिर 2 और ले लिए साथ में तो 4 बन गए, यानी इन 2 और 2 का सेट मिलकर के 4 बनाता है। इसीलिए पियाजे कहते हैं कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट से अपने दिमाग की, अपनी दुनिया की समझ बना रहा है। अब उसको पता चल रहा है 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। अब ये क्या है, अब उसको पता है कि ये वैसे तो 2 का सेट ये है और 2 का सेट हो सकता है ये दूर रखे हो, लेकिन फिर भी मिलकर के क्या बनाते हैं, ये 4 बनते हैं।
इसका मतलब कौन सा गुण आ गया बच्चे में? कंजर्वेशन का। सेंट्रेशन थोड़ी है, ये तो डिसेंटर किया है उसने, और डिसेंटर करना आ गया यानी कंजर्वेशन अचीव कर लिया। सेंट्रेशन तो ये होता है नहीं ये दो अलग हैं, ये दो अलग है, मिलके चार हो ही नहीं सकते। सेंट्रेशन मतलब होता है एक ही चीज पे सेंटर्ड है थॉट, जबकि यहाँ डिसेंट्रेशन हुआ है जिसकी वजह से कंजर्वेशन अचीव हुआ है। बात सही है कि नहीं है? बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। हाँ, मैं तो आज भी खेल लेती हूँ, दीपशिका कह रही है। बहुत बढ़िया दीपशिका, मैं भी कभी खेलूंगी, गोवा जाऊंगी एक दिन और मैं ये खेलूंगी, लेकर के जाऊंगी, वहां नहीं होते होंगे तो। बस ऐसा फील आया कि मतलब समुद्र के आसपास खेला जा सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये गोवा के प्लान्स लोगों के बनते रह जाते हैं, जीवन चला जाता है, गोवा नहीं जा पाते हैं, बट मैं जाऊंगी एक दिन। देखिएगा, ईगो सेंट्रिज्म की अगर हम बात करें, आत्म केंद्रीयता यानी सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। सेल्फ सेंटर्ड होता तो यहाँ पे सेल्फ सेंटर, खुद को सेंटर से हटा करके वो बाहर की चीजों को सेंटर में रख पा रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि उसको जो पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए, ठीक है ना? बात एकदम सही है तलेब, ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, ये थोड़ी हुआ है कि किसी ने वो पिट्ठू या पेबल्स छिपा लिए हैं और बच्चे को अभी भी याद है कि वो पेबल हैं, दे दो दे दो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये संरक्षण है, कंजर्वेशन है, जब बच्चे को समझ में आने लगता है कि जो क्वांटिटी है या फिर शेप और साइज के बदल जाने से, शेप क्या है, एक दो पेबल्स को आपने दूरी पर रख दिया, दो पास को रख दिया, अब शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है, वो चार ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो, तीन को एक साथ रखो, एक को अलग रख दो, रहेंगे वो टोटल 4 ही। तो ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कब आता है कंजर्वेशन, कोई बताना पसंद करेगा? किसी की इच्छा हो रही है कंजर्वेशन को बताने की? कब आता है कंजर्वेशन, आपको पता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 3 चीजें एक साथ आती हैं, मतलब इस स्टेज में आती हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन और तीसरा होता है सीरिएशन। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से आपको याद कराया था और क्लियर है इतनी बात हमको। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड। एक काम करो यार, वो लैपटॉप ले आओ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। उधर करके चेयर ले आओ। देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड द शेम दैट शी मे बी सब्जेक्टेड टू बाय हर टीचर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। As per Lawrence Kohlberg's theory of moral development, this represents reasoning at dash stage। यानी निशा एक बच्ची है और निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है। निशा एक बच्ची, एक स्टूडेंट, एक लर्नर है जो अपना होमवर्क इसलिए सुनिश्चित कर रही है करना कि क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं करेगी तो उसका टीचर जो है वो उसको शर्मिंदगी महसूस करा सकता है, या फिर टीचर ने कहा है, और टीचर क्या है यहाँ पे? अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी की बात मानना है, जिम्मेदारी हो जाती है एक तरह से। तो अगर हम बात करें यहां, ए ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो अगर हम बात करें, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदगी से बचा जा सके। यानी अथॉरिटी का अप्रूवल चाह रही है निशा, है ना? निशा, हमारे यहाँ भी एक बच्ची हैं जो कि आजकल नहीं आ रही है, कोल्ड की वजह से उनको छुट्टी दी हुई है, कहीं उनको भी कोल्ड ना हो जाए। यहाँ हो चुका है कई लोगों को कोल्ड, देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो ये प्री कन्वेंशनल कह रहे हैं आप लोग सभी, जो कि गलत जवाब है। प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट से बचने के लिए आप आज्ञा का पालन करते हैं। क्या यहां कहीं भी पनिशमेंट की बात हुई? नहीं हुई, है ना? पनिशमेंट की बात नहीं हुई। यहां बात शेम की हुई या अथॉरिटी की बात को मानने की हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेज हो गई। ये गुड बॉय नाइस गर्ल भी नहीं है ना? यहां पे वो अथॉरिटी को मानने की बात कर रही है कि टीचर की बात माननी चाहिए, और वो नहीं मानेंगे तो फिर अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये कन्वेंशनल स्टेज है, ये सेकेंड लेवल है। प्री कन्वेंशनल में तो सिर्फ टीचर की बात माननी, कोई फर्क नहीं पड़ता माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलेगी इसलिए वो होमवर्क पूरा करेगी। यहां पे ये नहीं लिखा पनिशमेंट मिलेगी, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, या फिर टीचर पूछेगा सब्जेक्टेड टू बाय हर टीचर कि भाई क्यों नहीं हुआ। और टीचर क्या है? अथॉरिटी है, और अथॉरिटी की बात मानी जाती है, अप्रूवल की बात होती है। गुड बॉय नाइस गर्ल कह लीजिए आप इसको, लॉ एंड ऑर्डर में तो चला ही जाएगा कि भाई माननी चाहिए। उसमें इन्होंने क्लियरली वैसे नहीं लिखा है, अगर ये उस तरह से क्वेश्चन बनाते तो फिर स्टेजेस दे देते। तो ये क्या है आपका? सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल। 3 लेवल होते हैं, फॉर्मल कुछ होता ही नहीं है, पोस्ट ये हो नहीं सकता। तो ये क्लियर बात हुई। क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगी आपको थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लेव वाइगोस्कीज थियरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट। यानी वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश
डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी किस चीज का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है, किस चीज का प्रभाव किस चीज के विकास पर पड़ता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैचुरेशन का, जबकि वाइगोस्की तो जीन्स की, बायोलॉजी की, जैविक परिपक्वता की कोई बात ही नहीं करते, ये बात तो पियाजे करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की थियरी दी है क्या वाइगोस्की ने? नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है। एट्रीब्यूशन पैटर्न, मॉरल, नहीं। तो हमें पता है इंपैक्ट ऑफ किसका? कल्चरल टूल्स, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों में से कुछ होगा। तो कल्चरल टूल्स का इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के बच्चे के संज्ञान, उसकी समझ पे, उसके संज्ञानात्मक विकास पर कल्चर का, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ये बात वाइगोस्की कहते हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे। तो सी ऑप्शन सही है। 88% लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगेन एक और वाइगोस्की का क्वेश्चन है। फॉलोइंग वाइगोस्की, देखिएगा एक बार, फॉलोइंग वाइगोस्की's थियरी अ टीचर शुड, यानी आप एक शिक्षक हैं और अब वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं या वाइगोस्की के सिद्धांत को मानते हैं, विश्वास रखते हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे? मतलब उनके ही वैल्यूज को, उनके ही थियरी को मानेंगे तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, यानी बच्चों को संकेत और इशारे देकर उपयुक्त सहायता प्रदान करेंगे, टेम्परेरी हेल्प देंगे, स्कैफोल्डिंग देंगे। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, अब जो लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते या लैंग्वेज को पढ़ के समझ नहीं पाते, उनके लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, करा देंगे रुखसार, इतने आप नोट्स पढ़ लीजिए और जो मैंने वन शॉट लिए हुए हैं ईवीएस वगैरह के वो देख लीजिए, डोंट वरी, नहीं लगेगा मुश्किल। तो अगर हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना, अब रेस्ट्रिक्ट का मतलब है रोक लगा दी आपने, बच्चे कोलैबोरेट करके ग्रुप में सीखें। प्रमोट होना चाहिए था, तब तो यही ऑप्शन सही हो जाता अगर एक वर्ड भी अलग होता तो, ठीक है ना, गलत हो गया। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अडल्ट्स को इंटरफियर ही नहीं करना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं सपोर्ट की जरूरत है, जहां जरूरत पड़े सपोर्ट दें अडल्ट, ऐसा थोड़ी कि अडल्ट्स का कोई रोल ही नहीं है इनकी थियरी में। फ्रीक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इनका पियाजे और वाइगोस्की से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। तो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स, बच्चा जहां अटके उसको हिंट दो, उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दो, स्टेप में मदद कर दो जहां अटके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, बच्चा जहां अटके उसको मदद करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमेसी टू, यहीं पे अगर लिख दिया होता एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसको प्रधानता देती है, या एक चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बाल केंद्रित है जो कक्षा, जहां बच्चे को सेंटर में रखा गया है, वो किस चीज पे फोकस करेगी? ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चा सेंटर में है, वहां फोकस किस चीज पे होगा? टीचर्स प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी टीचर को कैसे मजा आता है पढ़ाने में, टीचर के द्वारा अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए हुए मेथड, फिर चाइल्ड सेंटर तो बची नहीं क्लास। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई ने दिया है, और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, वो लर्निंग सोशल होती है, बच्चे एक्टिव होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और ये कह रहे हैं टीचर चूज कर ले, तो ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगी, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड तो बची नहीं, बाल केंद्रित तो बची नहीं। फिर आता है हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्टाइल के अकॉर्डिंग मेथड चूज करते हैं, ना कि टीचर के अपना जो मन कर रहा है उस स्टाइल को चूज करेगा। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम को पूरा करना, मतलब बस यही एम है हमारा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर दें। ये भी बच्चा सेंटर में नहीं है, या सिलेबस सेंटर में हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गई क्लासरूम, ये भी एक तरह से टीचर सेंटर्ड का ही फॉर्म हुआ एक। एग्जाम सेंट्रिक, अगेन बच्चा सेंटर में नहीं है। और प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, बेहतरी के लिए प्रोग्रेस हो रही हो जिसमें। तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस, यानी बच्चे सेंटर में है, विद्यार्थियों के मत, यानी वो क्या सोचते हैं और उनके अनुभवों को सेंटर में रख के उस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं, तभी वो क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कही जाएगी। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या जॉन डुई ने कैसे स्कूल्स खोले, क्वेश्चन आ चुका है पहले, लैब स्कूल्स खोले। चलिए आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है इस पे कि क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में कौन एक्टिव रहता है, सिर्फ टीचर, सिर्फ बच्चा या दोनों? तो दोनों एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है, पढ़िएगा और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर इनकरेक्ट लिखा होता तो जवाब बदल जाता, ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कोशेंट इज मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ वन सक्सेस इन लेटर लाइफ, यानी जो आईक्यू टेस्ट होता है वही आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है, जबकि आईक्यू टेस्ट के अगेंस्ट है अगर देखें तो हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं। गलत हो गया।
बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है इंटेलिजेंस पे, ऐसा तो नहीं कहा गार्डनर ने, है ना, बल्कि वो तो एनवायरमेंट को महत्व काफी अच्छा दे रहे हैं। इंडिविजुअल्स पोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति में मल्टीपल टाइप्स या फिर मल्टीपल लोगों में मल्टीपल टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है, और एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है, बस लेवल अलग होगा। भाई ऐसा थोड़ी मैं गाना नहीं गा सकती, या मान लीजिए मैं कोई और काम नहीं कर सकती, बट हो सकता है जो टीचिंग का या लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो मेरी बेटर हो किसी और एबिलिटी से, इंट्रापर्सनल से, या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस से। तो ये क्या हुआ, अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया जा सकता है अलग अलग बुद्धि के प्रकार के अनुसार। तो मतलब गार्डनर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल का या अलग अलग काइंड की बुद्धि और अलग अलग लेवल पे रखते हैं, मतलब मात्रा भी अलग अलग हो सकती है बुद्धि की, और कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है एज पर एनसीईआरटी, वैसे तो ज्यादा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये आईक्यू टेस्ट को नहीं मानते, या फिर हम कहें इन्होंने कहा बुद्धि कोई सिंगल एबिलिटी या सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व नहीं है, एक सिंगल फैक्टर बुद्धि नहीं है, मल्टीपल हो सकती है बुद्धि के प्रकार, और आईक्यू ये बात जज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ग्रुप टेस्ट, टेस्ट को ये महत्व नहीं दे रहे कि जो आपने आईक्यू टेस्ट में स्कोर कर लिया उससे पता चलेगा इंटेलिजेंस का, नहीं भाई, हो सकता है किसी का आईक्यू टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ना हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत अच्छा निकल जाए या किसी और फील्ड में अच्छा निकल जाए, तो लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, ऐसा गार्डनर कह रहे हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी थियरीज, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी आज के समय में जो चल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, संज्ञान को बढ़ावा कौन सा एक क्लासरूम का एनवायरमेंट देता है। संज्ञान बोले तो हमारा दिमाग, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हमारी मेंटल स्किल्स, तो हमारे बच्चे की समझ के विकास को बढ़ावा कैसा एनवायरमेंट देगा, कराएंगे, डोंट वरी अभिलाषा। बताइए, ए ऑप्शन कह रहे हैं कितने परसेंट लोग, 66% लोग। चलिए समझते हैं। आप कह रहे हैं प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल, यानी मुद्रक संपन्न, यानी जहां पे प्रिंट हो, क्लासरूम में चार्ट्स हो, पेंटिंग्स हो सकती हैं, या फिर आपके 3D मॉडल्स हो सकते हैं, यानी प्रिंट रिच मटेरियल आपका क्लासरूम होना चाहिए, बात तो सही है। फिर आते हैं रिसोर्सफुल, यानी संसाधन हो कक्षा में, या फिर संसाधन कम भी है तो आप उनको जो भी आसपास है उसको संसाधन के रूप में यूज करना जानते हो, इससे बच्चे का संज्ञान बेहतर होता है, बात सही है। लेकिन फिर भी ढूंढते हैं फियरफुल एंड थ्रेटनिंग, डरावने माहौल में कहां से बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा होगा, कॉग्निटिव, इनएक्सेसिबल एंड एक्सक्लूजनरी, यानी बच्चा क्या नहीं कर सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता बहुत सारे मटेरियल को, तब भी कोई फायदा नहीं है। डिडक्टिक एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, जबकि चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए हमें, और सिर्फ रूल से एग्जाम्पल की तरफ कोई चला जाए, ये कहना गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण हमको एनवायरमेंट देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये क्या कहता है, जेंडर। जेंडर क्या है भाई, अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, बिना पोल के ही जवाब दीजिए। पोल वाले भाई साहब को खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम निशा को नहीं बुला रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ और लोग पहले से ही अफेक्टेड हैं कोल्ड से, उसको भी हो ही जाएगा, मुझसे इनको हो गया, बस हमारी मेड जो है वो बची हुई है अभी। हाँ, अब ये बढ़ जाएगा, बस आपको ये देखना है विशाल के किस सेक्शन में कम आ रहे हैं नंबर, है ना। अभी हम काम करने वाले हैं। जेंडर इज, जेंडर क्या है, एक होता है सेक्स, दूसरा है जेंडर। तो हमें पता है जेंडर क्या है, आपको बताया था GS, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है क्या, जेंडर। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बात करें जेंडर किसने बनाया, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, समाज के द्वारा। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है। टोटली डिटर्मिन्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी से तो सेक्स डिटर्मिन होगा, या बायोलॉजी से तो सेक्स डिटर्मिन होगा कि आप बॉडी से मेल हैं फीमेल हैं, वो बायोलॉजी है आपकी। जबकि जेंडर तो समाज में बनाए गए रूल्स हैं, ये कपड़े महिलाएं पहनेंगी, ये काम महिलाएं करेंगी, पुरुष करेंगे, समाज ने बनाया है। जेनेटिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई इनेट क्वालिटी नहीं है अंदर से, है ना। तो ये कई लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे, नहीं महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं। भाई जब जनरेशन से महिलाओं से खाना बनवाओगे तो वो ऑफकोर्स उस चीज का प्रभाव पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो नेचुरली उस चीज में अच्छी हो जाएंगे। कोई भी काम आप अगर एक्सपीरियंस से, और ज्यादा मौका किनको मिल रहा है, फीमेल्स को मिल रहा है किचन में मम्मी के साथ रहने का, तो वो ऑटोमेटिकली ही उस चीज का, तो उसमें ये नहीं है कि वो इनेटली अच्छी है, ये कोई इनेट क्वालिटी हो गई। एनवायरमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जेंडर समाज का बहुत बड़ा रोल है जेंडर पे। तो शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी ए ऑप्शन, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार।
क्या कहता है ये? इन जीन पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी के अनुसार द एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? मतलब अगर पेन मेरे सामने नहीं है तो मैंने लिख दिया पेन, PEN, पेन। आपको समझ तो आ गया ना, पेन की बात हो रही है, आपको समझ आ गया पेन की बात हो रही है। या रेड मेरे सामने नहीं है बट मैंने रेड लिख दिया, या ब्लू लिख दिया, मान लो रेड तो चलो ये कलर ही है, ब्लू लिख दिया। या फिर मैंने कहा नहीं आपको बट आप देखते हैं रोड पे सिंबल लगा हुआ है कि भाई यहां से टर्न नहीं लेना है, तो आप समझ गए ना, किसी कोई खड़ा थोड़ी स्पेशली कहा है कि नहीं इधर नहीं मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, ऐसा नहीं है ना। मतलब सिंबल्स के थ्रू सीखना कब आता है? ये आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सिंबॉलिक एज जिसको हम कह रहे हैं, सिंबॉलिक जो फंक्शन है जिसको सीमियोटिक फंक्शन कहते हैं, वो आपका 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है पियाजे के अनुसार, कि हम सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगते हैं। अब वो हैरी पॉटर की तरह झाड़ू लेकर के और हैरी पॉटर की तरह उड़ने की कोशिश हो सकती है, शक्तिमान करके घूमना हो सकता है, वो सब क्या है? सिंबॉलिक है। कुछ हद तक देखा जाए तो मतलब छोड़िए, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये सीमियोटिक फंक्शन है। सीमियोटिक फंक्शन बोले तो लाक्षणिक प्रकार्यता है, यानी सिंबल्स के थ्रू फंक्शन करना, जो चीज सामने नहीं है उसको सिंबल्स के माध्यम से क्या करना? रिप्रेजेंट करना। जैसे हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो वो सिंबॉलिक ही तो है, मूर्ति जो है एक तरह से, अगर मेरी अपनी समझ है ये, तो वो सिंबॉलिक है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सिमियोटिक फंक्शन है कि सामने ना होने पे भी किसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने ब्रेन में। सिमियोटिक भी बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं। मैंने पहले कहीं ना कहीं आपको सिमियोटिक बताया होगा अगर आपने सारे सेशंस ध्यान से देखे हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग ये सब का कोई लेना देना यहां है नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या कहता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट जिसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको रचनात्मक कहते हैं। रचना मतलब क्रिएटिविटी, कुछ एक्टिव होने की बात चल रही होगी, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसके बारे में FA नहीं होते स्कूल में, FA1 FA2 आजकल टर्म टेस्ट में बदल दिए हैं। कौन सी बात सही है? अब ये बात याद रखिएगा, फॉर्मेटिव में बच्चे को एक्टिव रखना होता है, ठीक, और ये फीडबैक के लिए होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। वही सबमेटिव एंड में होगा और वो जजमेंट के लिए ज्यादा है अगर देखा जाए तो हमें फीडबैक ढूंढना है, कहां मिलेगा? पहला ऑप्शन है इंड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअस थ्रेट टू फेलियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दो फेल होने के नाम पे। ये इसका पर्पस नहीं होता। कंपेयर करना ये भी पर्पस नहीं होता किसी भी आकलन का, स्पेशली फॉर्मेटिव का तो नहीं ही है। सबमेटिव में एक बार को पॉसिबल है बट वो भी उद्देश्य नहीं है उस चीज का। सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। यानी जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये भी 3 प्रकार का होता है। हम कहते हैं, मतलब ये नहीं, पूरा ओवरऑल असेसमेंट को हम 3 प्रकार में विभाजित कर देते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो फॉर्मेटिव का पार्ट है, असेसमेंट एज लर्निंग जो कि फॉर्मेटिव का पार्ट है। तो अभी आपके सामने ये पोल आया हुआ है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है। भाई आपको पता लग सके, मुझे फीडबैक मिल सके प्रोग्रेस का और कहां सपोर्ट की जरूरत है, किस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इस चीज का पता लग सके। एक होगा जो खुद का आप आकलन कर रहे होंगे खुद से, वो असेसमेंट एज लर्निंग है, या आपके दोस्त आपका कोई आकलन कर रहे हैं तो यही ऑप्शन बेटर है कि प्रोग्रेस कितनी हुई है इसका पता लग सके और सपोर्ट उसी हिसाब से प्रोवाइड की जा सके। फीडबैक के लिए होता है, लेबल करना, कैटेगराइज करना नहीं। ये सब एक बार को समेटिव में संभव है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है ये। असर्शन यानी कथन है और इसका कारण है। कथन क्या है? इन अ क्लासरूम अ टीचर शुड प्रमोट वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स, डिस्कशंस एंड डिबेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, यानी बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, अपनी बात को कह पाए, चर्चा कर पाए, वाद विवाद कर पाए, इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही है भाई, जब तक बात नहीं करेंगे वो तब तक बात बनेगी नहीं। आई नो कई दिनों से जो है बफरिंग चल रही है, कल ये चीज जहां तक रिजॉल्व हो जाएगी। ये कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इतनी बफरिंग हो रही है, कई दिनों से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। होपफुली ये कल खत्म हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी लाइव में। तो सी ऑप्शन आपका 70% लोग, 80% लोग सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये बात तो सही है कि बच्चे को आप प्रमोट करें, उसके वर्बलाइजेशन की जो भी उसके विचार हैं उनको वर्बलाइज करें, यानी मौखिकीकरण करें, बोले, उस चीज को एक्सप्रेस करें। रीजन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड इन एनी सेंस। यानी आपका भाषा का विकास और आपके संज्ञान, आपकी बुद्धि का विकास का कोई संबंध नहीं है। ये बात तो गलत हो गई। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, फॉल्स हो गई। ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इवन विकास के सभी प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, पीसीएससी, 4 प्रकार हैं, चारों इंटर रिलेटेड हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तो हिस्सा ही है लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर देखा जाए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वाइगॉस्की तो कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमंस के पास अपने संज्ञान, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 84% लोग जवाब दे भी पा रहे हैं, विच इज वेरी नाइस।